भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती है और पूरे देश में इसको एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। और हम सब ने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं, पुष्पांजलि करी है। और अम्बेडकर साहब का जो एक योगदान था वो सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं था। उन्होंने एक आशा दी थी, एक विश्वास कायम किया था इस देश में हर समाज के अंदर। और हम समझते हैं कि आने वाली पुश्तें भी उनकी कृतज्ञ रहेंगी। उन्होंने जो योगदान और एक रूपरेखा दी थी इस देश के संविधान के निर्माण करने में, हम सब लोगों ने, न सिर्फ कांग्रेसजनों ने लेकिन पूरे प्रदेश देश के लोगों ने उनका स्मरण किया, उनको याद किया। और हम समझते हैं कि आने वाली पुश्तें भी उनके विचारों पर अनुसरण करेगी। तीनों उपचुनाव को लेकर सर क्या अभी माहौल जो बन रहा है, आप जा रहे हैं वहाँ पे? भाई, तीनों जगह जो उपचुनाव हो रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर तीनों जगह कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जो चुनाव प्रचार है, सरकार का जो काम है वो जनता तक लेकर गए हैं। जिनकी ड्यूटी लगाई थी मंत्रियों की, पार्टी के पदाधिकारियों की, सब ने मिलकर उसमें अच्छा काम किया। और मुझे लगता है कि जो बिखराव और टकराव भाजपा में है उससे भी जनता बहुत नाखुश है। एक सक्रिय और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने में बिल्कुल नाकाम रहे। और केंद्र सरकार ने जो किया है, चाहे वो कृषि के कानून बनाए हों, चाहे महंगाई हो, हर जगह विफल रहे हैं। और जनता सारी बातों को देख रही है। तीनों उपचुनावों में अच्छे उम्मीदवार दिए हैं, अच्छा प्रचार किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार ने जो काम करा, लोगों तक पहुंचाने की जो कोशिश की है, उसमें कामयाब होंगे। सर, कोविड की जो स्थिति है, क्या लगता है अब और अधिक सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है महाराष्ट्र में जो हालात बने हैं? देखिए, ये बहुत गंभीर स्थिति है क्योंकि जो संक्रमण की गति है वो लगभग दुगनी है पहले से ज़्यादा। पिछली बार जब प्रतिदिन देश में 1 लाख संक्रमण होता था तो पूरा लॉकडाउन हो गया था। इस बार हमें अपने अनुभव से सीखना चाहिए और अल्टीमेटली लोगों पर डिपेंड करता है। अगर हम उसको नियमित, संतुलित और अनुशासन का पालन करेंगे, हम इसके क्रम को तोड़ सकते हैं। लेकिन सरकार, समाज, प्रशासन, अधिकारी, सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर होती चली जा रही है। दिन प्रतिदिन लोगों के जहन से वो खौफ निकल गया है, लेकिन वो वायरस गया नहीं है और नए नए स्ट्रेन डेवलप हो रहे हैं जो म्यूटेट नहीं कर पा रहे हैं। तो सब लोगों को वैक्सीन मिलनी चाहिए। हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं और मैंने कई दिन पहले भी कहा था कि जो आयु सीमा है या स्वास्थ्य की जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसको हटाकर हर व्यक्ति को अपना वैक्सीनेशन कराने का अधिकार होना चाहिए। और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कहीं कमियां ना आए और प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगना चाहिए। ये आयु की लिमिट लगा रखी थी, फिर बीमारी की लगा रखी थी और अभी कई राज्यों में तो वैक्सीनेशन ख़त्म हो रहे हैं। राजस्थान में भी कमी आ गई थी बीच में। तो मैं उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार सारी बातें भूलकर, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है और ये तेरा मेरा का समय नहीं है, इस देश के भविष्य का समय है। आज सब लोग उम्मीद करते हैं जैसे बाकी राज्यों में, बाकी देशों में वैक्सीनेशन हुआ है। मैं समझता हूँ अब हमें लगता है कि जो वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट किए थे या बाकी देशों में दिए थे, शायद बहुत जल्दबाजी की थी कि अब हमको स्पुतनिक को अप्रूवल देना पड़ रहा है, रूस से मंगा रहे हैं। तो व्यवस्था और प्रबंधन में कहीं ना कहीं उसको और बारीकी से देखने की ज़रूरत थी। बहरहाल मैं चाहता हूं कि सब लोगों को वैक्सीन लगे, सब लोग नियमित रूप से अनुशासन का पालन करें और जो गाइडलाइन सरकारें दे रही हैं, चाहे जिला प्रशासन हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उसका पूरी तरह पालन करना पड़ेगा। क्योंकि स्थिति अगर बहुत ज़्यादा हाथ से बाहर निकल गई और अब गाँव में फैल रहा है, नौजवान लोगों को संक्रमण हो रहा है, तो बहुत चिंता का विषय है। सर, बाबा साहब का जयंती है और पिछले दिनों में कुछ SC/ST के मुद्दों को लेकर विधायकों ने नाराजगी जाहिर की थी। क्या सरकार के साथ अब तालमेल ठीक है, समन्वय की? नाराजगी की बात नहीं है। जो व्यवहारिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उनको हर जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, प्रधान हो या NGO हो, MLA MP कोई भी हो, उसको समय समय पर उठाते रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि जिन मुद्दों को लेकर जिन जनप्रतिनिधियों ने बातों को उठाया था उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे लगता है होगी भी। लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जो किसी एक व्यक्ति के नहीं है, क्षेत्र के नहीं हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। और जो दलित वर्ग है, क्योंकि आज 14 अप्रैल है, हमें समझना पड़ेगा कि दलितों पे कई अत्याचार होता है, उनका शोषण होता है, उन पर उनके साथ भेदभाव होता है। तो ये हमारे समाज के लिए आईना है और हम सब लोगों को अपने मतभेद भुलाकर दलित समाज के लोगों को वो मान सम्मान देना पड़ेगा। ये कोई दया दृष्टि नहीं है, कोई एहसान किसी पे नहीं है, वो इस देश के नागरिक हैं। जहाँ भी जाति होती है दलितों के साथ, मैं समझता हूँ उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और एक ऐसा सुरक्षा कवच बनना चाहिए प्रदेश के अंदर, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, विश्वास से काम कर सकें और एक खुले माहौल में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। सर, विधायक के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई है तो माना जाए अब मंत्रिमंडल विस्तार और नियुक्तियाँ जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होने वो जल्दी होंगी?
कि मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सरकार समय समय पर नियुक्तियाँ करती आई है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि सरकार का लगभग हमारा 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है और हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे काफ़ी हद तक पूरे भी किए हैं। लेकिन अभी जो वादे पूरे हम नहीं कर पाए हैं या जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें और गति से काम करना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार है या जो भी करना है उसमें पार्टी और सरकार मिलकर आमराय बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कमेटी का निर्माण हुआ था कई महीने पहले, दुर्भाग्यवश अहमद पटेल जी का स्वर्गवास हो गया और उसके आगे काम नहीं हो पाया। मुझे विश्वास भी है, भरोसा भी है कि अब और ज़्यादा विलय नहीं होगा और जो चर्चाएं की थी, जो मुद्दे उठाए थे, जिन इश्यूज़ पर आम सहमति बनी थी, उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे सोनिया गांधी जी पर पूरा विश्वास है क्योंकि उनके आदेश से कमेटी बनी थी और कमेटी में 2 सदस्य हैं। अब उपचुनाव भी 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे और जो 5 राज्यों के चुनाव थे वो भी लगभग समाप्त हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई कारण होना चाहिए कि उस कमेटी के निर्णय और उनके आदेशों के क्रियान्वयन में कोई अधिक विलम्ब होगा। बाई इलेक्शन में भाजपा ने जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग की है कि राज्य में बाई इलेक्शन में मंत्री धमका रहे, एक तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं मंत्री धमका रहे हैं और बहुत बुरी स्थिति है, तो ऐसे में अर्धसैनिक बलों को विशेष रूप से लगाया जाए। देखिए ऐसा है, केंद्र सरकार एक रवैया अपनाती है बंगाल के लिए, एक रवैया है केरल के लिए और एक और रवैया है किसी और प्रदेश के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव देश में समानता से होने चाहिए। निर्वाचन आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, निष्पक्षता से चुनाव होने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास लोगों का बन नहीं पा रहा है। कुछ ऐसे कदम आते हैं, कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में 4 जगह सीट खाली थी, 3 पे चुनाव हो रहे हैं। इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है कि ऐसा क्यों किया गया। तो इन बातों से कहीं ना कहीं जनता के जहन में एक सवाल उठता है। लेकिन मैं समझता हूँ चुनाव निष्पक्ष होंगे और हमारी विपक्षी पार्टी को प्रशासन और सरकार पर विश्वास करना चाहिए। निर्वाचन आयोग सबके लिए है और पारदर्शी तरीके से चुनाव होने चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी को कोई ज़्यादा चिंता की ज़रूरत होनी चाहिए कि यहाँ पर सरकार अपना काम कर रही है और हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी अपना काम कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता यहाँ पर दिक्कत आई। तीनों ही जगह पर आपकी काफ़ी डिमांड है, लेकिन आप अभी तक चुनाव प्रचार में बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाए। मुझे पार्टी ने असम कहा, मैं असम होकर आया। केरल कहा, मैं केरल 2 दिन लगा के आया। बंगाल जाने का प्रोग्राम हमारा है। जब मुझे पार्टी ने कहा कि तीनों जगह हमें नामांकन के लिए जाना है, मैं उस समय तीनों जगह हम गए। मुख्यमंत्री जी भी गए, मैं भी गया, रैलियाँ करी, नामांकन भरवाया। और जहाँ जहाँ पार्टी मुझे बोलती है, जब जब बोलती है, हमेशा मैं वहाँ जाता आया हूँ, जाता रहूँगा।